आई होप एंड आई बिलीव यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड वर्किंग हार्ड टू मीट योर गोल। सो अगर आपको ये चीज़ नहीं दिख रही है तो प्लीज़ एक बार अपने वीडियो की क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि सभी के पास 5G है तो इंटरनेट का तो कोई इशू होगा नहीं, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें दिख पाए। बाकी मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इसलिए छोटा कर रखा है ताकि मैं इसे जल्दी जल्दी कवर कर सकूं और आप इसे पढ़ सकें। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। आज टोटल हम 2 ऐसे कंप्लीट करने वाले हैं और मेरा टारगेट है कि हम विद इन 20 मिनट्स इन दोनों ऐसे को देख लें। आप इन वीडियोस को देखने के बाद इस पीडीएफ को टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं, जहां से आप फर्दर इसे प्रैक्टिस के अंदर रिवाइज करके यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें बात करनी है कि जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है। इस टॉपिक का नाम है बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस इन इंडिया एंड पॉसिबल सोल्यूशन। यानी कि आज हम इसके ऊपर बेसिकली एक ऐसे राइटिंग देखने वाले हैं। अब देखो, इस चीज़ के ऊपर हम ऐसे राइटिंग देखने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि टॉपिक आखिर न्यूज़ में क्यों था। तो वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो आपको पता लगेगा कि जो हमारे क्रॉस बॉर्डर थ्रेट है ना, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग या फिर और भी ज़्यादा टेंशंस जो हमारे बॉर्डर एरिया पर, खास करके जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल LAC और LOC पर होते हैं, उसके वजह से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ताकि हम इस चीज़ को अच्छा कर सकें, अपने बॉर्डर को अच्छा कर सकें और अपने इस इंडिया के सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं कि भारत जो है वो लगभग 1500 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है और 11,000 किलोमीटर की जो मरीन बॉर्डर है वो भी इंडिया शेयर करता है विद द मल्टीपल कंट्री लाइक पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और नीचे आप देखोगे तो श्रीलंका वगैरह भी लिख सकते हो। दिस बॉर्डर पास थ्रू डाइवर्स टेरेन। अब ये जो हमारा बॉर्डर है, ये अलग अलग टेरेन से होकर के क्या होता है, गुजरता है। जैसे कि कुछ माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर डेजर्ट होता है, कहीं पर रिवर्स होती हैं और कहीं पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं। मतलब हमारे बॉर्डर आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे कहीं पर माउंटेन, कहीं पर डेजर्ट, कहीं पर रिवर और कहीं पर फॉरेस्ट, उन सब के अंदर से हमारी बॉर्डर जो है वो गुजरती है। इसलिए जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। अगर हम इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट करते हैं तो इससे सिर्फ हमारे नेशन की सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंटरनल पीस जो है वो भी मेंटेन होकर के रहेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नेचर ऑफ इंडियाज़ बॉर्डर है ना, वो कैसा है, भारत के जो बॉर्डर का प्रकृति है वो कैसी है। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे वेस्टर्न बॉर्डर की। अब देखो, अगर मैं इंडिया को इस तरीके से ड्रॉ करूं, देन यू विल सी कि ये हमारा वेस्टर्न बॉर्डर होगा, इधर हमारा ईस्टर्न बॉर्डर होगा, इधर हमारा नॉर्थ का बॉर्डर होगा और इधर हमारा साउथ का बॉर्डर होगा। तो जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है, ये हाईली सेंसिटिव है। यहाँ पर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन जैसे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं अपने नदर्न बॉर्डर की, जो कि हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, यहाँ पर हमें अलग अलग डिस्प्यूट जो है वो स्ट्रेटजिकली देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है स्ट्रेटजिकली ही। जब हम ईस्टर्न बॉर्डर की बात करते हैं, जहाँ पर म्यांमार और नीचे बांग्लादेश जो है वो हमारे साथ बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन और स्मगलिंग जैसी जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस करने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ जो हमारे ओपन बॉर्डर हैं, जैसे कि नेपाल एंड भूटान के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बेसिकली लोगों के फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि लोग जो हैं वो ईजिली क्रॉस कर सके बॉर्डर को। लेकिन यहाँ पर भी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ स्मगलिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड भूटान। अब देखो, भारत की इस बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज है डिफ़िकल्ट टेरेन एंड ज्योग्राफी। यानी कि इंडिया जो है ये हिमालय रीजन से घिरा हुआ है, डेंस फॉरेस्ट हमारे यहाँ है, जिसके वजह से सर्विलेंस और पेट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है और बॉर्डर मैनेजमेंट हमारा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज़ अनदर थ्रेट जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम बोलते हैं LOC, जो कि पाकिस्तान की तरफ है, वहाँ पर क्या होती है कि फ्रिक्वेंट फायरिंग होती रहती है, इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है और जो वहाँ पर लोग हैं ना, वो भारत के बॉर्डर के अंदर टेररिज्म फैलाने के लिए इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते रहते हैं। इट इज़ अनदर मेजर चैलेंज। फिर इसके बाद से आता है स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड। होता क्या है कि जो हमारे बॉर्डर हैं वहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, आर्म्स स्मगलिंग होती है और कई बार जो काउंटरफिट करेंसी का सर्कुलेशन है वो भी बॉर्डर्स के थ्रू क्या किया जाता है। तो बॉर्डर्स के थ्रू जो स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड है ये भी होते हैं, जो कि बहुत बड़े चैलेंज हैं। फिर हमारे पास आता है इलीगल माइग्रेशन, जहाँ की हम देखते हैं कि जो इंडिया का ईस्टर्न बॉर्डर है, खास करके म्यांमार और बांग्लादेश वाला, वहाँ पर क्या होती है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इलीगली हमारे इंडिया के अंदर घुस जाते हैं, जो कि हमारे डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी कंसर्न को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
फिर हम बात करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट की। तो देखो LAC यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चाइना की तरफ है, यहाँ पर हमें टेंशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगेन इट इज़ अ मेजर थ्रेट जो कि हमें बॉर्डर चैलेंजेस के अंदर देखने को मिलेगा। फिर आता है इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो हमारे इंडिया के अंदर जो बॉर्डर एरिया है ना, उन बॉर्डर एरिया पे रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि BRO हमने बनाया है, लेकिन रोड हम अभी भी अच्छा नहीं बना पाए हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उतने अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास नहीं है। सर्विलेंस की फैसिलिटी भी पुअर है, जिसकी वजह से बॉर्डर एरियाज़ के अंदर हमें कंसर्न देखने को मिलते हैं। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इशू। कोऑर्डिनेशन इशू में क्या है कि जो मल्टीपल एजेंसीज़ है ना, वो ऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर उनकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो ओवरलैप कर जाती है एक दूसरे के साथ। उन्हें पता नहीं होता कि कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन जो है वो भी एक इशू है जो कि हमारे इस बॉर्डर चैलेंज के अंदर एक मेजर थ्रेट के रूप में दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इन बॉर्डर थ्रेट का हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो होगा कि थ्रेट टू द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि इससे हमारे देश की जो सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। इसके वजह से जो टेररिज्म और इंसर्जेंसी है वो बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक लॉसेस हमारे इंडिया के अंदर हो सकते हैं ड्यू टू इलीगल ट्रेड, और सोशल टेंशन जो है वो भी एस्केलेट कर सकता है बाय द माइग्रेशन इशू, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इंटरनल सिक्योरिटी हमारे इंडिया की इसकी वजह से इम्पैक्ट होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स लिए, तो आपको पता लगेगा यस कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेजर लिए हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया मेजर ये है कि गवर्नमेंट ने बॉर्डर एरिया के ऊपर एक ऐसे फोर्स को इस्टेब्लिश किया जो कि क्या कर सके, इन बॉर्डर एरिया के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, यानी कि BSF को बनाया गया फॉर द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर, जहाँ पर हमने क्या किया कि अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, लाइक टेररिज्म का प्रॉब्लम है, लाइक इन्फिल्ट्रेशन का है, स्मगलिंग का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम एक ट्रेन फोर्स जो है वो अलग से रखते हैं जिसका नाम है BSF। सेम ऐसे ही एक हमारी और फोर्स है दैट इज़ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं ITBP। इसको हमने अपने चाइना बॉर्डर के लिए बनाया है ताकि चाइना के साथ हमारी अलग प्रॉब्लम है। हम देख के आ रहे हैं कि देखो वेस्टर्न पे अलग प्रॉब्लम है, ईस्टर्न बॉर्डर पे अलग प्रॉब्लम है, नदर्न बॉर्डर पे अलग प्रॉब्लम है, तो हमने हर प्रॉब्लम के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स जो है वो बनाई है, जिसमें कि इंडियन तिब्बतन फोर्स हमारी आती है फॉर द चाइना बॉर्डर। असम राइफल जो है ये म्यांमार बॉर्डर पे रहती है, एंड अगेन ये वहाँ के लोकल इशूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ फेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर को अच्छा करने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर फेंसिंग, रोड्स एंड चेक पॉइंट्स जो हैं वो बनाए ताकि लोग जो हैं वो बॉर्डर एरिया पर सुरक्षित रह सकें। फिर आती है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमारे सरकार ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया और सर्विलेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया ताकि बॉर्डर पर होने वाले किसी भी हलचल को वो पहचान सकें और टेक्नोलॉजी के थ्रू डिटेक्ट करके उस पर टाइमली जो है वो एक्शन लिया जा सके। फिर आती है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं CIBMS। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा CIBMS है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, इसमें हमने स्मार्ट फेंसिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब सिस्टम को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि हम अपने बॉर्डर को और भी ज़्यादा अच्छा कर पाएँ और सिक्योर कर पाएँ। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स जो कि हमें अभी भी दिखाई पड़ेंगी, उनका सोल्यूशन क्या है। उनका सोल्यूशन ये है कि हम स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो अभी भी कर सकते हैं। ये किसको बचता है, हम क्या कर सकते हैं, AI बेस्ड सर्विलेंस को एक्सपेंड कर सकते हैं, ड्रोन और सैटेलाइट की मॉनिटरिंग को भी और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, जिससे कि बॉर्डर को स्मार्टली हम मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसा कि हमने देखा रोड्स ख़राब हैं तो रोड्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, कम्युनिकेशन ख़राब है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, और ये सब चीज़ें अगर हम बॉर्डर एरिया में बढ़ाएंगे तो बॉर्डर की सिक्योरिटी को हम अच्छा कर सकते हैं। फिर आता है बेटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर हम एक इंटीग्रेटेड एफर्ट जो है वो लेकर के आते हैं ऑफ द मल्टीपल एजेंसीज अंडर द यूनिफाइड कमांड्स, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बेटर कोऑर्डिनेशन को भी इंटीग्रेट करके बॉर्डर की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। फिर आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या है कि हम लोकल पॉपुलेशन को इंगेज करें, उनको स्टेक होल्डर बनाएं इन द बॉर्डर सिक्योरिटी, तो इससे हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो और भी बेटर हो सकती है। फिर आती है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, यानी कि जो भी हमारे डिस्प्यूट है ना, उन डिस्प्यूट को हम डायलॉग्स के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले ताकि हम अपने बॉर्डर नेशन के साथ क्या कर सके, कॉन्फिडेंस में रह सके, हमें उन पर डाउट ना हो, तो इस तरीके से भी हम बॉर्डर के इशूज़ को ख़त्म कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेंथिंग द
इंटेलिजेंस, यानी कि हम अपने डेटा शेयरिंग को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो मजबूत होगी एंड इसकी वजह से हम बॉर्डर को और भी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड पॉइंट की। तो आपको पता लगेगा कि होलिस्टिक अप्रोच की नीड होनी चाहिए, यानी कि अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं इसको सिक्योरिटी के साथ, डेवलपमेंट के साथ और डिप्लोमेसी के साथ, तो हम अपने बॉर्डर को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यानी कि बाय कंबाइनिंग द सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेसी वी कैन इनहेंस आवर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द अनदर वे फॉरवर्ड पॉइंट, दैट इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग। यानी कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने बॉर्डर को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। फिर आती है स्ट्रेंथन द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि हम अपने बॉर्डर के एरिया के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि रोड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल बिल्डिंग, ये सब चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ के लोगों को इंटीग्रेट कर सकते हैं इन आवर मेन स्ट्रीम स्टेक होल्डर ऑफ नेशन सिक्योरिटी। फिर आती है प्रमोट द इंटरनेशनल कॉपरेशन, जिसके वजह से जो क्राइम कंट्रोल है ना वो हम कर पाए बॉर्डर एरिया के अंदर और बॉर्डर को सुरक्षित कर पाए। एंड हियर इज द कंक्लूजन, जो कि आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया के लिए एक कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक चैलेंज है, जो कि इसकी ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से देखने को मिलती है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप जो है वो लिए गए हैं, लेकिन अगर अभी हम चाहते हैं तो इन चैलेंजेस को कंबाइन करके, इन चैलेंजेस को एक तरीके से ख़त्म करके अगर हम एक इनोवेशन को लेकर के आते हैं तो हम इस बॉर्डर मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं। बाकी आप कंक्लूजन पढ़ लेना, PDF आपको मैं दे दूंगा, सो यू कैन रीड इट। नाउ वी आर गोइंग टू रीड टेररिज्म एज अ मेजर थ्रेट टू द इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखो, टेररिज्म इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक मेजर थ्रेट है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। आखिर ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, आइए समझते हैं। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से फेस कर रहा है। भारत के अंदर यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है और ये सब चीज़ें लाइक साइबर टेररिज्म की जो चीज़ें हैं वो भी हमारे इंडिया के अंदर एक इमर्जिंग थ्रेट के रूप में दिख रही है। सो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब इंसिडेंट की वजह से जो टेररिज्म है वो हमारे इंडिया के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है और इसी चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। देखो, टेररिज्म जो है ना वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट है हमारे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो वायलेंस भी होता है, किसी को धमकाया भी जाता है, कोई नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनके द्वारा, और कई बार जो पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स है ना उसको भी फुलफिल किया जाता है बाय दिस टेररिज्म। यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया का जो डाइवर्स सोशो कल्चरल फैब्रिक है ना और जो कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है, ये टेररिज्म के लिए एक बोल सकते हो कि एक तरीके से क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक रास्ता बन जाता है जिससे कि वो यूथ को रेडिकलाइज कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे इंडिया का सोशियो कल्चरल फैब्रिक है, कॉम्प्लेक्स जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, तो टेररिज्म इन सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, जो कि हमारे इंडिया के नेशनल स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट और पब्लिक सेफ्टी के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर जो टेररिज्म है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर स्टेट क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को। मतलब जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान क्या करेगा, इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाने के लिए किसी पर्सन को हायर करेगा, उसके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। तो यहाँ पर पता लगेगा कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पर्टिकुलरली फ्रॉम अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हमें LOC पर जो चीज़ें देखने को मिलती है, जो टेररिज्म देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही होती है, जिसके अंदर आप देखोगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, स्पेशली इन द जम्मू एंड कश्मीर। फिर आता है होम ग्रोन टेररिज्म। अब ये होम ग्रोन टेररिज्म क्या है? होम ग्रोन टेररिज्म ये है कि यहाँ पर जो आपके इंडिया के ही यूथ हैं उनको आप क्या कर रहे हो, रेडिकलाइज कर रहे हो। आप उनको कंट्री के खिलाफ एक गलत आइडियोलॉजी के थ्रू इन्फ्लुएंस करके, प्रोपेगेंडा चला के क्या कर रहे हो, उनको इंडिया के खिलाफ ही कर रहे हो, जिसकी वजह से वो इंडिया के गवर्नमेंट के खिलाफ, इंडिया के पुलिस फोर्सेस के खिलाफ, इंडिया के आर्मी के खिलाफ वो क्या करते हैं, खड़े होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्बेंस होती है। तो अगेन होम ग्रोन टेररिज्म भी इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हालांकि ये डिक्लाइन कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये अभी भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है, और इसके वजह से जो हमारे इंडिया के कुछ सर्टन रीजन है, जैसे झारखंड वाला रीजन, ओडिशा वाला रीजन, इसके अलावा देखोगे तो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, जो हमारा पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर है, वो इसके वजह से अफेक्टेड हुआ था। फिर हम बात करते हैं रिलीजन एंड एथनिक टेररिज्म। कई बार क्या होते हैं कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, क्योंकि इंडिया के अंदर कई तरीके के सोशियो कल्चरल फैब्रिक्स हैं, अब उन फैब्रिक्स में क्या होता है, कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो इसके वजह से
से जो एथनिसिटी है, जो रिलीजियस है, इन सब चीज़ों को लेकर के कई बार जो आइडेंटिटी बेस्ड डिवीज़न आता है, ये भी एक टेररिज्म है जो कि इंडिया फेस करता है। फिर आती है साइबर टेररिज्म। अब देखो साइबर टेररिज्म में क्या है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोटिंग द प्रोपोगेंडा एंड अटैक करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ टेररिज्म जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ नेचर ऑफ टेररिज्म है इंडिया के अंदर। अब हम बात करते हैं कि कॉजेस क्या क्या है इन टेररिज्म के। देखो कॉजेस ये है कि सबसे पहला तो एक्सटर्नल सपोर्ट इनको प्राप्त है ना, यानी कि जो ये हमारे टेररिस्ट हैं इनको एक्सटर्नली क्या होता है, फाइनेंशियली, लॉजिस्टिकली एंड आइडियोलॉजिकली सपोर्ट प्राप्त होता है जो हमारे हॉस्टाइल इंटिटीज़ हैं। इंटिटीज़ कैसे होते हैं, एक तो हमारे फ्रेंडली होते हैं और एक हमारे हॉस्टाइल होते हैं। हॉस्टाइल में जैसे पाकिस्तान और चाइना हो गए, तो ये क्या करते हैं, इन लोगों को पैसा, लॉजिस्टिक या फिर आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से ये इंडिया के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब कि कई लोग जो गरीब होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो पैसों की लालच में, अपॉर्चुनिटीज़ की लालच में क्या होते हैं कि इस तरीके के टेररिज्म के शिकार हो जाते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन। कई बार होता क्या है कि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है ना, वो वायलेंस को प्रमोट करती है, और इस आइडियोलॉजी के जो शिकार हमारे यूथ हो जाते हैं वो क्या करते हैं, फर्दर टेररिज्म को ज्वाइन कर लेते हैं एंड फिर वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। फिर आते हैं वीक गवर्नेंस। वीक गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो हमारे लॉज हैं गवर्नमेंट के, वो उतने तरीके से, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते जितने से होने चाहिए। तो ये जो पुअर लॉ इन्फोर्समेंट है ना, और जो इंटेलिजेंस गैप है, इसकी वजह से भी जो हमारा टेररिज्म है वो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि आखिर इस टेररिज्म का हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर जो लॉस ऑफ लाइफ है एंड प्रॉपर्टी है वो हमें देखने को मिलती है। हमें सबको पता है, आप लिख सकते हो यहाँ पर पहलगाम अटैक को लिख सकते हो, ठीक है, उरी अटैक को लिख सकते हो, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। उसमें पता लगेगा कि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं ना, इसकी वजह से कई बार जो सिविलियन है उनकी जान चली जाती है। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मुंबई अटैक लिख सकते हो, जहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द टेररिज्म। फिर आता है थ्रेट टू द नेशनल यूनिटी, यानी कि जब टेररिज्म होता है तो इसके वजह से कम्युनल टेंशन कई बार बढ़ जाते हैं। लोग अपने आसपास के उसी सेम कम्युनिटी के लोगों को काफ़ी शक की नज़रों से देखने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से कम्युनल टेंशन, सोशल डिवीज़न जो है वो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी हमारी खतरे में आ जाती है। फिर आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या पता लगेगा कि इसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो भारत में नहीं आता। कोई कंपनी को आएगी भारत में ओपन होने, क्योंकि पता है कि आए दिन यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो उसकी बनी बनाई कंपनी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसके वजह से इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, टूरिज्म डिक्लाइन हो जाता है, और सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट का बढ़ जाता है। फिर आता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इससे होता क्या है कि जो हमारे लोगों के अंदर फियर है, इनसिक्योरिटी है अमंग द सिटीजन्स, वो बढ़ जाती है, और इसके वजह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेन ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, बहुत बड़ा एक तरीके का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। स्ट्रेन यानी कि एक टेंशन देखने को मिलती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन उनको करने पड़ते हैं, प्रेशर होता है फोर्सेस पर, और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसको कि NIA कहते हैं, इन लोगों के ऊपर जो प्रेशर है, जो हमारी स्ट्रेन है, वो बढ़ती रहती है, और ये हमें इम्पैक्ट हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर कुछ मेजर थ्रेट जो हैं, जो इंसिडेंट है वो लिखे गए हैं। जैसे कि 2008 के अंदर मुंबई अटैक हुआ था, इट इज़ वन ऑफ द मेजर टेररिस्ट अटैक जो कि हमें देखने को मिला था। 2019 के अंदर पुलवामा अटैक देखने को मिला था, पहलगाम अटैक देखने को मिला था। देन दीज आर द इंसिडेंट जो कि आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जिसके अंदर हमें इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। फिर अब इसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर फिर मेजर क्या लिए। देखो गवर्नमेंट ने ना अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइज एंड बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो अमॉन्ग द एजेंसीज इस्टेब्लिश की, ताकि हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सके। गवर्नमेंट ने कुछ लीगल फ्रेमवर्क जैसे कि UAPA है ना, इनको लेकर के आया, ताकि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को क्या कर सके, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके और इसको लागू कर सकें। फिर आता है इंटेलिजेंस एंड मैकेनिज्म। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो सर्विलेंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ना, इस चीज़ को भी इम्प्रूव किया, ताकि लोगों को बचाया जा सके और सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। फिर आता है काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो यूथ बेसिकली रेडिकलाइज हो जा रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, तो उस चीज़ को प्रिवेंट किया गया। गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनको यूथ को ज्वाइन होने से रोका, और इस तरीके की जो पहल है वो चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी क्या करती है, हमारे कहीं ना कहीं
टेररिज्म को कम करती है हमारे इंडिया के अंदर। फिर हमारे पास आता है बॉर्डर मैनेजमेंट। देखो गवर्नमेंट ने ना अपने बॉर्डर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, जो कि हम ऊपर भी पढ़ के आ रहे हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ने कैसे सही किया। तो जो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब का यूज़ करके गवर्नमेंट ने अपने बॉर्डर्स को भी काफ़ी अच्छे करे हैं, जिसकी वजह से हमने टेररिज्म को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। फिर हम बात करते हैं चैलेंजेस की। देखो इसमें चैलेंजेस ये है कि जो हमारे भारत के अंदर जो टेररिज्म का नेचर है ना, वो बदलता जा रहा है। पहले टेररिस्ट इंडिया में आते थे, अटैक करते थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अटैक कर रहे हैं। तो अब जो हमारा नेचर है जो बदल गया है टेररिज्म का, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो आप देखोगे कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो है ना, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस चैलेंज को गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी। फिर आती है क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट, क्योंकि अब यहाँ पर देखो कि जो एक्सटर्नल बैकिंग है ना, वो यहाँ पर इनको मिलती रहती है बार बार। तो ये जो एक्सटर्नल बैकिंग है, इसकी वजह से जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने काम को करते रहते हैं। पैसे वैसे की उनको दिक्कत होती नहीं है, चाइना और पाकिस्तान पैसे देते हैं एंड वो लोग टेररिस्ट का काम जो है वो करते रहते हैं। फिर आती है रेडिकलाइज बाय द इंटरनेट, यानी कि अब काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है ये मॉनिटर कर पाना कि भैया कौन ज्वाइन कर रहा है ऐसे ग्रुप को, क्योंकि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जो है वो कम्प्लीटली मॉनिटर नहीं हो पाती हैं, है ना, वो इनक्रिप्टेड होती हैं। तो इसके वजह से यूथ को रेडिकलाइज करना आसान हो गया है, और ये इंडिया के लिए चैलेंज है कि वो कैसे मॉनिटर करेंगे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इशू, क्योंकि देखो अभी भी जो सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज है ना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत कम होता है या फिर पुअर कोऑर्डिनेशन है। एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर वेस्ट बंगाल का और हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन दोनों के बीच कभी बनती ही नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से जो इंटेलिजेंस है, जो रियल टाइम डेटा है, वो शेयर नहीं हो पाता, और जो इस तरीके की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। फिर हमारे पास आता है वे फॉरवर्ड पॉइंट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की हमें नीड है, जहाँ पर हम सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेसी को अगर कंबाइन करें तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। फिर आती है स्ट्रेंथिंग द इंटेलिजेंस, यानी कि एआई, डेटा एनालिटिक्स और अर्ली और थ्रेट डिटेक्शन को अगर हम अच्छे से यूज करें, इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करें, तो हम इस प्रॉब्लम को सही से डील कर सकते हैं। फिर आती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि अगर हम ग्लोबल बॉडी के साथ कोऑपरेट करते हैं, कॉम्बैट करते हैं टेररिज्म को, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं, सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। फिर आती है कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कि अगर हम सोशल हार्मनी और अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं तो भी हम इस तरीके के टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि हम ट्रेन कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को और भी अच्छे तरीके से एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी वजह से हम टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी ये रहा कंक्लूजन, जिसको आप पढ़ सकते हो एंड आप एक अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हो। आई नो कि मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ थी, बट ये करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमें इतने सारे टॉपिक इतने कम दिनों में कंप्लीट करने हैं तो वी हैव टू मेक सम स्पीड, और वो स्पीड के साथ आई नो कि आप मैनेज कर लोगे मुझे, ठीक है। बट आपके जो भी फीडबैक हैं, आपको लगता है कि सर स्पीड थोड़ी सी कम करो, चाहे वीडियो 40 मिनट की बने, हम देखेंगे, तो फिर मैं वो काम कर सकता हूँ, ठीक है। एक ऐसे में 20 मिनट के अंदर, फिर नेक्स्ट ऐसे 20 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट मुझे पता है कि देखते नहीं हो, क्योंकि यूट्यूब मैं चलाता हूँ, ठीक है, आप भी चलाते हो, वो मुझे दिखता है कितना देखता हूँ, 5 से 10 मिनट तो शायद किसी वीडियो पे होगा, मतलब 8 मिनट है, 8 मिनट भी है, 9 मिनट भी है, 5 मिनट है, मतलब जो मेरा एवरेज व्यू रिटेंशन है वो 5 मिनट है। हर कोई 5 मिनट मेरी वीडियो देखता है, लेकिन ये कम है ना, क्योंकि 20 मिनट्स की वीडियो आप 5 मिनट देख रहे हो तो क्या ही सीखोगे, वही बात है। तो इसलिए मैंने कम से कम करने की कोशिश करी है, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक और सजेशंस आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।